अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिल है और आज जो गाड़ी की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टोयोटा यारिस 1.5 आर्टिस एच CVT-i। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन टोयोटा की जो नई लाइनअप है यारिस की, इसमें कोई मिला के 5-6 वेरिएंट है। GLI CVT, आई थिंक। फिर उसके अलावा फिर एक्टिव 1.3 है, एक्टिव CVT है, फिर एक्टिव 1.5 मैनुअल है, फिर एक्टिव 1.5 CVT-i वेरिएंट है, एक्स वेरिएंट जो उनका है, जो कि ये वाली गाड़ी है। ये टोयोटा यारिस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है पाकिस्तान के अंदर, और यारिस इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मोस्ट सेलिंग सेडान है। इसमें 1500 सीसी का इंजन आता है, जिसकी फ्यूल CVT-i है। एंड टेक्नोलॉजिकली ये आपके जो पुराने वाले जो टोयोटा के जैसे 1.3 वेरिएंट 1.6 हैं, उनसे ये टेक्नोलॉजिकली जो है वो सुपीरियर है, जिसकी वजह से ही इसके जो फ्यूल फिगर्स हैं गाड़ी के वो बहुत इम्प्रेसिव हैं। मैं फ्यूल फिगर्स के बारे में ही बात करूँगा आगे जाकर। अलबत्ता अभी हमारा जो प्राइमरी मकसद है वो गाड़ी के एक्सटीरियर पे रहने का है। यारिस को लेकर लोगों का बड़ा एक मिक्स्ड ओपिनियन रहा है, परसेप्शन रहा है लोगों का। डिफरेंट रिव्यूज़ गाड़ी के बारे में लोगों ने दिए। कुछ लोगों को गाड़ी पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। कंप्लीटली फाइन, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है। और अलबत्ता पर्सनली, क्योंकि इवन तो ये गाड़ी हमारी ओनरशिप के अंदर है, इसके बावजूद भी मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कुछ डिज़ाइन चॉइसेस थी टोयोटा की जो कि या तो वो वेट कर रहे हैं कि फेसलिफ्ट होगा तो उसमें वो ठीक करेंगे, या तो कुछ एलिमेंट्स वाकई में ऐसे हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। ऑनेस्टली अगर आप ये देखें, जो इसका जो फॉग लैम्प का जो कवर है, ये इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड करने की वजह से खास ज़रूरत ही नहीं, जितना लोगों ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। सामने फ्रंट की जो है जो प्लास्टिक की जो पूरी तरह ग्रिल टाइप की हुई है, इसके बारे में मैं इतना नहीं बोल रहा क्योंकि ये कोरोना के जो इनफैक्ट टोयोटा के जो ग्लोबली जो एक नया डिज़ाइन उन्होंने रखा है, कैमरी में ऐसा ब्लैक कलर का पैच आता है। Corolla X जो आपकी नई वाली जो पाकिस्तान में आई है, उसमें भी सामने ब्लैक कलर का ऐसा पैच है। ये भी उसी का एक सिमिलर पैटर्न पे लोगों ने ब्लैक कलर का पैच दिया है। तो इस पर इतना कोई आप बात नहीं कर सकते क्योंकि एक टोयोटा का ही एक ग्लोबली ये फॉलो हो रहा है। तो ये जो एक मैंने काम किया है, इतना लंबा है जो एक्सटेंशन दिए, दिस इज समथिंग विच इज़ मतलब इट इज़ क्वेश्चनेबल। यहाँ पे इसका हेडलाइट है जो कि बड़ी मिलती जुलती है कोरोना से। पार्किंग लाइट आपकी यहाँ पे है, यहाँ की इंडिकेटर लाइट है, हाई बीम, और आपके वहाँ पे हेडलाइट। आपके वहाँ पे फॉग लैम्प आ गया है, यहाँ पे आपकी जो है वो DRL आ गई है। अगर किसी तरह टोयोटा कोशिश कर ली थी कि इसका DRL को किसी तरह वो इनकॉर्पोरेट कर ले हेडलाइट, तो वो ज़्यादा ही बेहतर डिज़ाइन चॉइस होता, ना कि आपने उसके बिल्कुल अलग से जो है वो नीचे आपने उसके बम्पर में फिट की है। बट अगेन यही कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से यारिस एक कॉन्ट्रोवर्शियल गाड़ी है। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो डिज़ाइन चॉइसेस टोयोटा ने बनाई जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, लेकिन खैर अभी तो कॉन्ट्रोवर्शियल डिज़ाइन चॉइसेस शुरू हुए हैं। यारिस के अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो बड़ा एक सिंपल और एलिगेंट किस्म का मैंने डिज़ाइन पैटर्न फॉलो किया हुआ है। जो उसका साइड मिरर है, मैंने कहा था शायद कि कोरोला का ये मिरर है क्योंकि उसी पैटर्न का उसी डिज़ाइन की कटआउट्स हैं इसके। अलबत्ता इसमें जो है वो आपका साइड मिरर माउंट है, सिग्नल लैंप है, क्रोम का आपके पास है वो 2 हैंडल्स है। इसमें चूँकि यारिस के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें इनके पास स्मार्ट एंट्री है। यहाँ पर बटन दिया है, इसको अभी प्रेस करेंगे एज लॉन्ग एज यू हैव द की इन योर पॉकेट। अभी आपने इसको मैंने प्रेस किया, गाड़ी लॉक हो गई है। इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा, गाड़ी अनलॉक हो गई है एंड मेरे पास। इसके अलावा इसमें कंपनी से लगे हुए बर्ड फ्लैश नहीं आते, ये तो बाद में उन्होंने बाद लगाएगा। कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो है वो यहाँ पे क्रोमिंग आती है, यारिस में क्रोम नहीं है यहाँ पे। मतलब उससे पर्सनली मुझे जो एक फील आती है वो ये आती है, जो है वो एक मिनिमलिस्टिक फील आती है, जो कि अच्छा है। मतलब कि मुझे ज़्यादा क्रोम पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्रोम पसंद होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एल्सन से, तो मैंने उससे मैं आपको बताया भी था, एल्सन में ये पूरी क्रोम आता है यहाँ से, ऐसे क्रोम है, इसमें नहीं है। ये आपके पास प्लास्टिक का एक पैच है, इसमें कोई मतलब कि कोई किसी किस्म के इसमें प्रोफाइल नहीं है, कोई कट्स नहीं है, कुछ ये नहीं है।
काफ़ी बेसिक सा एक सिंपल सा एक फॉर्मेट फॉलो किया हुआ जो कि मतलब कि अच्छा है। इसका एक स्ट्रिक्ट माउंटेड एंटीना आता है यार से फैक्ट्री से, और मतलब ये वाला जो एंटीना है ये उससे वैसे बेहतर ही लगा है। तो ये किया कैसे है कि वो जिससे होती है उसका आपने निकाल दिया, ऊपर आपने इसको जो है लगा दिया, इसको तो आपने माउंट कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा जो मेन चीज़ दिखाने वाली वही है कि इसकी छत पे इसका जो डिज़ाइन है उसमें ही बम्प्स हैं। अभी मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, इसमें ये एरोडायनामिक्स के लिए है या ये खूबसूरती के लिए है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन ये बड़ा ही एक अजीब सा एक डिज़ाइन चॉइस है जो कि टोयोटा ने इसमें इंकॉर्पोरेट किया। इसके अगर हम रेयर एंड की तरफ आते हैं तो इसका रेयर एंड भी सिंपल है, अलबत्ता ये बैजेस की वजह से इसका रेयर एंड बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। आपकी यहाँ पर की लाइट्स आ गई हैं जो कि रात के वक्त इनको ऑन करने में बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे आपके पास में रिफ्लेक्टर लैंप्स आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ये बटन ऑपरेटेड ट्रंक है, और इसी ट्रंक के अंदर जो है वो आपका यहाँ पे रेयर माउंटेड रिवर्स कैमरा भी है। अगर हम इसकी ट्रंक की बात करते हैं तो उसकी डिग्गी में तो खैर ऑनेस्टली बहुत स्पेस है। एग्जैक्ट फिगर मैं नीचे ले दूँगा, लेकिन ऑनेस्टली जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, और मैं खुद भी अगर इसको देखूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो लगेज का तो आपको कभी यार इसमें मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब है हम लोग टोयोटा यारिस के अंदर। ये हमारा POV ड्राइव सेक्शन होगा। तो आई मीन फर्स्ट इंप्रेशन तो यही कि जो है अपना टोयोटा यारिस का जो इंटीरियर है वो करोला की तरह ही आपका, मतलब कि इसका डैशबोर्ड किसी लेयर में नहीं है, मतलब एक फ्लैट व्यू उसका डैशबोर्ड है, और बहुत ही बेसिक सा, मतलब कि मतलब जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खैर ये तो आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल लगाया हुआ है इस गाड़ी के ओनर ने। और या अच्छा, दूसरा है कि जब इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो एग्जैक्टली वही स्टीयरिंग व्हील है जो करोला अल्टिस में आपके पास आते हैं 1.6 में 1.8 में। बता इस गाड़ी में यारिस से किसी भी वेरिएंट में इनफैक्ट क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। अलबत्ता यारिस 1.5 एक्टिव का जो वेरिएंट है, जो कि ये वाला वेरिएंट है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यारिस का, इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है। ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर के नॉब है, यहाँ पे आपका फ़ैन स्पीड है, या आपके बाकी मोड्स हैं ऑफ का, ऑटो का, हैज़र्ड लाइट आ गई। आपके पास जो है वो 4 आपके पास AC के आउटलेट्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो बड़ी डिज़ाइन एक दिया हुआ है, अलबत्ता 20 वाले 2 जो है वो काफ़ी सिंपल से है। अच्छा, अगर आपको कैमरे में इसका स्पीडोमीटर नज़र आ रहा हो, स्पीडोमीटर इसका जो जापानीज़ आपकी करोला एक्सियो आती है उसी का स्पीडोमीटर है टेक्निकली। यहाँ पे आपके पास MID डिस्प्ले है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जहाँ पे अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है आपकी डिजिटल स्पीडोमीटर के ऊपर, स्पीड के ऊपर सॉरी। इस पर एनालॉग स्पीड भी आ रही है, आपका एनालॉग स्पीडोमीटर भी सामने है। जो मेन आपका बीच में डायल है वो एनालॉग स्पीडोमीटर है, RPM है, और यहाँ मैंने इसको जो है वो डिजिटल स्पीडोमीटर पे कन्वर्ट किया हुआ है। ये चेंज हो जाता है, मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँ। यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम आ गया है, फ्यूल टैंक आ गया है, आउटसाइड टेम्परेचर आ गया है। मज़ीद नीचे करूँ तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा फ्यूल का आपका जो हिसाब किताब है, कितना नेक्स्ट टैंक में कितना इसका रह गया है, मतलब कि कितना किलोमीटर और चलेगी, एवरेज स्पीड गाड़ी क्या रही है इस दौरान। उसके अलावा ये जो अपना इसका फ्यूल एवरेज क्या आ रहा है, इस वक्त 11.8 आ रहा है। ऑल्दो फ्यूल एवरेज इसका वैसे ज़्यादा है। ये गाड़ी उस ओनर के हिसाब से ये गाड़ी जो है वो शहर में 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर दे रही होती है, जो कि 1.5 के हिसाब से ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक फिगर है। और हाईवे पे अगेन ये ज़्यादा कर रही होती है, 16-17 भी कर रही होती है, 18 भी कर रही होती है, डिपेंड करता है आप किस तरह इसको जो है वो चला रहे हैं।
ये वाला आपका जो स्टीयरिंग के जो लेफ़्ट साइड है इस पे आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स हैं। राइट साइड पे आपका MID जो डिस्प्ले है वो कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपके पास इसका पुश स्टार्ट बटन है। नीचे खैर अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा और ना मैं गाड़ी चलाते हुए दिखा सकता हूँ। नीचे यहाँ पे आपके पास 3 और बटन है। एक आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का है, इससे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होता है। एक आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स मोड है। मैं अभी स्पोर्ट्स पर कर भी देता हूँ। अभी स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। स्पोर्ट्स मोड में करते ही क्या हुआ है कि जो है वो आपका RPM बढ़ गया है और गियर आपका ये ज़्यादा लंबा गियर आपका पकड़ के रह रही है, ज़्यादा जल्दी गियर शिफ्ट नहीं कर रही। और यहाँ पे आपके पास MID के अंदर भी जो है स्पोर्ट लिखा हुआ आ गया। इसको ईको पे करता हूँ, फ़ौरन यहाँ पे ईको की बत्ती ऑन हो गई है। वहाँ पे आपके पास इकोनॉमी मोड भी आपके पास MID में आ गया है। ब्रेकर पे लग रही है तो ये इसका जो है वो इंटीरियर अंदर से ऐसा है। यहाँ पे आपके पास आपका ये आपका ट्रिप्टॉनिक आपके पास गियर शिफ्टर आ गया है। इसमें आप मैनुअली भी चला सकते हैं और थोड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। 2 देखा जाए तो 2 ये कप होल्डर हैं जो कि यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। और ये आपके पास आपके ऑटोमेटिक विंडोज़ आ गई हैं एंड ऑटो आपके साइड मिरर्स आ गए हैं। तो ये है। अच्छा, अगर इसका भी हम जो है वो अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ इसका जो मैनुअल गियर शिफ्टिंग है, मैं इसको जो है वो D से M पे कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे आपके पास M5 सामने लिखा हुआ है कि अभी इस पर 5वां गियर लगा हुआ है। मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, ये बढ़ता रहेगा। इसमें 7 गियर्स हैं, 7 स्पीड ऑटोमेटिक है ये, CVT ट्रांसमिशन है। एक बात जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है, जब मैं इसको इवन ऑटोमेटिक के ऊपर भी जब ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट करी होती है और मैनुअली जब मैं इसको कर रहा होता हूँ तो इतनी स्मूथ इसकी गियर शिफ्टिंग है, मतलब कि विदाउट एनी जर्क एट ऑल इसका गियर जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है। आपको पता नहीं चलता गियर शिफ्टिंग का कि अभी इसके जो है 7वां गियर लगा हुआ है। 3000 से कम इसका RPM है और गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। मैं जैसे ही इसको करूँगा ऑटोमेटिक पे इसका RPM फ़ौरन नीचे गया है। इकोनॉमी की बत्ती ऑन हो गई है एंड अभी अब तो मैक्सिमम फ्यूल सेविंग के ऊपर चल रही है। इको मोड तो वैसे इसका ऑन है। इकोनॉमी की बत्ती आपकी स्पीडोमीटर में भी आ गई है। अच्छा, इसका इकोनॉमी मोड ऑनेस्टली इतना इफेक्टिव है, इतना इसका इकोनॉमी मोड, मतलब मैंने होंडा सिविक का भी इकोनॉमी मोड यूज़ किया हुआ है और मैंने इसका इकोनॉमी मोड भी यूज़ किया हुआ है। इसका इकोनॉमी मोड तो मतलब आप अगर ये गाड़ी आपकी इको मोड में है, आप यहाँ से ऑन किया हुआ है, आपने जितना मर्ज़ी रेस मारना है गाड़ी को, ये गाड़ी अपनी मर्ज़ी से गियर उठाएगी, अपनी मर्ज़ी से गियर शिफ्ट करेगी। आपके हाथ में ना मतलब कंट्रोल इसका नहीं है इतना ज़्यादा। इकोनॉमी मोड इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सही मानों में आपके फ्यूल बचा रही होती है इको मोड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी जो इकोनॉमी की बत्ती है वो अलग है, यहाँ पे आपका जो इको मोड है वो अलग है। ये इसको कंफ्यूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी मोड जो बत्ती आपकी आ रही होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बिहेवियर है थ्रॉटल के ऊपर, उसके ऊपर आपको बता रही होती है कि क्या आपके थ्रॉटल, जिस तरह का मैं अभी अगर इसको मैं फ्लोर करूँगा बत्ती फ़ौरन ख़त्म हो गई इसकी। इकोनॉमी मोड इसका ऑन ही है लेकिन वहाँ से इको की बत्ती हट गई। अब मैंने इसका जो है वो थ्रॉटल हल्का कर दिया है, अब नॉर्मल थ्रॉटल है, वहाँ पे इको उसका वापस ऑन हो गया और इतना इफेक्टिव इसका इको मोड है। अगर मैं इसको जो है वो इको मोड दोबारा दबा दूँगा, जैसा अभी ये दबा दिया, अब वहाँ से इको की बत्ती हट गई है, अब ये पे नॉर्मल गियर शिफ्टिंग के ऊपर आ गया। जो टोयोटा यारिस 1.5 एक्टिव की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इस पे है। नॉर्मल अब गियर शिफ्टिंग है, कोई मतलब उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है। स्पोर्ट्स मोड पे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। स्पोर्ट्स मोड पे सबसे पहले तो इसकी इकोनॉमी की जो लाइट यहाँ पे थी वो चली गई, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में इकोनॉमी का कोई आपका ताल्लुक ही नहीं है। तो वहाँ पे भले आप इसको जो है वो आराम से चला रहे हो, भले आपने एक्सीलरेटर से पाँव हटाया हुआ हो, इस तरह अभी मेरा एक्सीलरेटर पे पाँव नहीं है, इकोनॉमी की लाइट फिर भी ऑन नहीं होगी क्योंकि इसको पता है कि जो है वो अपना स्पोर्ट्स मोड के अंदर है। एंड इसकी गियर शिफ्टिंग इस वक्त ज़्यादा लंबा आपका गियर पकड़ के रखेगी, गियर आपका शिफ्ट जल्दी नहीं करेगी।
और एग्रेसिव इसका एक थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। मैं इसको वापस यहाँ पे जो है वो इसको इकोनॉमी मोड पर कर लिया, अब सुकून है, बिल्कुल गाड़ी आराम से जो अब चल रही है। एक और चीज़ ये है कि अपना इसका जो स्टीयरिंग है वो इसमें टिल्ट का फीचर है, मतलब ये ऊपर और नीचे होता है, इसमें ट्रिप्ट्रॉनिक नहीं है। मुझे पर्सनली अभी गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि अगर इसका स्टीयरिंग बाहर निकलता होता तो मैं इसको अपनी सीट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से मैं बड़े आराम से इसको जो है वो सेट कर सकता था। लेकिन ये एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, मैं ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं सकता सिवाय इसकी टिल्ट के फीचर के। तो थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है ड्राइव, मतलब मेरी पर्सनली मुझे जो है वो अपना इस पे इतना वो मेरा हाथ मतलब सेट नहीं हो रहा, मतलब इतना मुझे इस पर मज़ा नहीं आ रहा जितना मुझे अगर आप होंडा चला रहे होते हैं, आप सिविक अगर ड्राइव करें फॉर एग्जांपल, आप इवन करोला अगर आप ड्राइव करें, करोला में भी जो है वो इतना वो नहीं है जितना इसका जो है वो एक चिपटा हुआ स्टीयरिंग है टुवर्ड्स द डैशबोर्ड। अगेन आई रिपीट, इससे कोई ड्राइविंग में मसला नहीं है, बस मेरी पर्सनली वो है कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है इस तरह का जो इसको ट्रिप्टॉनिक होना चाहिए, सॉरी इसको टेलीस्कोपिंग होना चाहिए था। गाड़ी में कोई शोर नहीं है एक्सटर्नली, मतलब अभी मैं इसको जो इकोनॉमी मोड पे चला रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मेरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, सब कुछ नॉर्मल है। मुझे बस थोड़ा सा टायरों का शोर आ रहा है, मुझे उसके अलावा कोई ख़ास ऐसा शोर नहीं आ रहा बाहर का। अब ये ट्रक अभी गुजरा था, इसका खैर आवाज़ आई थी, लेकिन कंपेयर करें अगर इसको आप बाकी कुछ गाड़ियों से, तो इसमें शोर इतना नहीं है। इसके सामने जो इसकी विंड स्क्रीन है वो एक्यूस्टिक लैमिनेटेड विंडशील्ड है ये कि जब अपना आपको जो नॉर्मल क्लास जो है ले, उनकी बीच में एक और लैमिनेटेड शील्ड जो है वो सैंडविच हुई है। इससे हो ये रहा है कि जब अपना जो नॉर्मल साउंड जो शीशे से पास करती है लेयर से, वो उस लैमिनेशन की वजह से इतना पास नहीं कर रही, वो ब्लॉक साउंड थोड़ी ब्लॉक ऑफ हो जाती है, डल हो जाती है उससे, जिसकी वजह से बाहर कितना शोर नहीं आता। अच्छा, इसमें मैं आप थोड़ा सा कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूँगा जो इसकी जो मैं आपको जो बात कर रहा था कि एक्यूस्टिक लैमिनेशन विंडस्क्रीन की वजह से इसकी आवाज़ कम है या नहीं है, इसके इंजन कंपार्टमेंट में कितनी आवाज़ आती है। मकसद ही मेरा POV वीडियोस बनाने का ये है कि एक कंज्यूमर को, एक पोटेंशियल बायर को गाड़ी में बैठ के क्या आवाज़ें आती हैं, किस तरह का उसको व्यू उसका होता है, वो सब उसको पता चले। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे AC ऑफ कर दिया मैंने। अब इसको मैं फुल थ्रॉटल दूँगा। ये इसका एक रन था जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि चाहे वो अपना, खैर इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब आपको एक 0 to 100 भी आपको दिख गया होगा, और दूसरा है कि जब आपको गाड़ी में कितना शोर आ रहा है आपको उसका भी एक अंदाज़ा हो गया होगा। CVT शोर मचाता है, बिल्कुल मचाता है। CVT का काम ये है कि वो जो है वो अपना हर गियर को अपने मैक्सिमम RPM पे वो बरकरार रखे। उसके बाद कम जब ये गियर शिफ्ट होता है CVT का, मकसद ही होता है CVT का कि जब आपका जो गाड़ी का RPM है वो मैक्सिमम उस पर रहे, जितना ज़्यादा RPM होगा गाड़ी उतना अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अब ये गाड़ी जो जिस रोड पे चल रही थोड़ी बम्पी रोड है, तो लेकिन ऑनेस्टली इसकी सस्पेंशन इतनी स्मूथ है, मुझे कोई भी जो है वो बम्प जो है खड्डा मुझे जो है वो अपनी कमर पे लगता है महसूस नहीं हो रहा। और गाड़ी इतनी मज़े से जो है वो इतनी सॉफ्ट इसकी सस्पेंशन है कि जो है वो हर खड्डे के ऊपर से ये ग्लाइड करती हुई जा रही है। कोई आपको खड़खड़ की आवाज़ नहीं आ रही, कोई रैटलिंग की आवाज़ गाड़ी में कहीं नहीं है सस्पेंशन की वजह से।
जिस तरह करोला का सस्पेंशन है जो कि बहुत ही स्मूथ एक सस्पेंशन है, उसी तरह ही यारिस का जो सस्पेंशन है वो स्मूथ सस्पेंशन है। और यही वजह है टोयोटा जो होंडा से ज़्यादा मतलब इन दोनों के दरमियान जो हमेशा एक कंपैरिजन होता है, उसमें सस्पेंशन बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। ये फैलाने वाली बात है कि जब अपना बहुत ही कुछ शोर है कि गाड़ी के कैबिन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर गाड़ी में अगेन सेफ्टी फीचर भी होता है, स्टेबिलिटी फीचर भी है। गाड़ी की ब्रेक्स अच्छी है, गाड़ी की ब्रेक्स काफ़ी अच्छी है। ABS ब्रेक्स हैं इनके यारिस के अंदर, और ऊपर से इसमें VSC व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है। गाड़ी में अंदर जो सेफ्टी फीचर है वो तो हिसाब से पूरे दिए हुए। अलबत्ता इसकी ब्रेक ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर इसके टायर जो हैं वो थोड़े से और बड़े होते और चौड़े होते। इसमें गालिबन 185 लेंथ और शायद 60 विड्थ का इसमें टायर है, अगर जो कि कंपनी से स्टैंडर्ड आता है। रिम इसका 15 है। टायर इसका अगर ज़्यादा बड़ा होता, ज़्यादा इसका चौड़ा टायर होता है, तो इसकी ब्रेक्स की परफॉर्मेंस लाजमी तौर पे बेहतर होती। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है, मज़ीद बेहतर हो सकती थी अगर इसमें टायर थोड़े बड़े और चौड़े होते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अपना अभी जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एक पॉइंट पे आके मैंने इसका जो है वो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने इसकी ब्रेक को जो है वो दबाया, थोड़ा सा ज़ोर से दबाया, तो इसमें जो आपका ABS है वो जल्दी किक इन हो रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ होंडा सिविक की ब्रेक के साथ, होंडा सिविक की ब्रेक में ABS किक इन आप जितना मर्जी ज़ोर से ब्रेक दबा लेना, उसमें ABS किक इन नहीं होता था, टायर उसका स्लिप नहीं हो रहा था। इसमें टायर, चूँकि ABS का काम ही है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, इसका टायर लॉक होने से वो बचा रहा था। जब ABS किक इन करती है तो वो रिलीज़ करता है, फिर दोबारा पकड़ता है ब्रेक, वो दोबारा रिलीज़ करता है, तो उसका ABS जल्दी किक इन हो रहा था। बट अगेन ABS इसका बहुत इफेक्टिव है। इन दी एंड जो वजह है कि यारिस इतनी सक्सेसफुल है पाकिस्तान में, वो यही वजह है कि ये तो है टोयोटा का नाम है, और किसी भी कंपनी की सक्सेस की वजह ये है हमेशा कि उसकी रिलायबिलिटी कैसी है पार्ट्स की, उसके बाद गाड़ी की आफ्टर सेल्स कैसी है, उसकी डीलरशिप्स कहाँ कहाँ हैं, गाड़ी के मैकेनिक कहाँ कहाँ अवेलेबल है। टोयोटा वो ब्रांड है जिसका आपको हर जगह, हर मैकेनिक के पास आपको उसका पार्ट मिलेगा। इसकी पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स आपको लोकल थर्ड पार्टी वेंडर से भी मिल जाते हैं। तो यही वजह है कि यारिस पाकिस्तान की इस वक्त टॉप मोस्ट सेलिंग सेडान है। बड़ा लोगों ने जो है वो एक आउटरीच दिखाया था कि जो है वो XLI JLI को ख़त्म कर दिया है, यारिस में ये मसले हैं वो मसले हैं, इसके टायर छोटे हैं, गाड़ी ऊंची है, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स इसके अजीब से हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, यारिस एक लीड गाड़ी है, एक अच्छी गाड़ी है, और जिस चीज़ पे भी टोयोटा का नाम लगा हुआ है उसने पाकिस्तान में फेल नहीं होना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अपने कीमती फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। आपकी फ़ीडबैक से ही मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।